समीक्षाओं की उमंग हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं हंसादीप की कहानी घुंघराले बोल। हंसादीप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो में हिंदी कोर्स डायरेक्टर एवं भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रूप में आप जुड़ी रही हैं। लोक साहित्य पर पुस्तक, 4 उपन्यास एवं 8 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। गुजराती, मराठी, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल एवं पंजाबी में पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद, कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित और राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान से आप सम्मानित हैं। लीजिए सुनिए हंसादीप की कहानी घुंघराले बोल। गैरी गैर ही था, नाम से ही पराया लगता था। अपनी किशोर बेटी के साथ आया था। वो सिर्फ दोभाषी के तौर पे आई थी। उसने बताया था कि पहले दिन काम समझने के लिए साथ रहेगी और आखिरी दिन काम कैसा हुआ है ये जानने के बाद पेमेंट लेने के लिए वो साथ आएगी। उसे 2 भाषाओं का ज्ञान तो था, लेकिन उम्र अभी इतनी नहीं हुई थी कि वो बड़ों को साफ साफ समझा सके। उसे इस बात का गर्व जरूर था कि वो अपने पिता की मदद कर रही है। घुंघराले बालों के साथ साथ उसके बोल भी घुमावदार थे। अपनी हाँ और ना को वो घुमा फिरा कर कुछ इस तरह कहती कि सुनने वाले को समझ ही नहीं आता कि जवाब आखिर था क्या। एक सिरे से दूसरे तक पहुंचने में ना जाने कितने मोड़, और उसी के साथ उसकी मासूम सी मुस्कान। अपने पिता से हूब मिलती जुलती, पिता से पुत्री तक, मानो एक चेहरे से उतरकर दूसरे चेहरे पर आ गई हो। अबोध उम्र में जिम्मेवारी से भरा काम, जरा भी शब्द डगमगाए या कहीं इधर से उधर हुए तो नुकसान दोनों का हो सकता था, काम देने वाले का भी और काम करने वाले का भी। वाद विवाद की नौबत आ सकती थी और असंतोष हुआ तो मेहनताना भी मुश्किल में पड़ सकता था। लेकिन इस बात का डर ना तो पिता गैरी को था और ना ही बिटिया को। उन दोनों का आत्मविश्वास मुझे विश्वास देता रहा कि मेरी बात सही ढंग से गैरी तक पहुंच रही है। टोरंटो में टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने में किसी को कोई झिझक नहीं होती, मगर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें थैंक यू के अलावा और कुछ और कहना नहीं आता, ना ही उन्हें ज़रूरत महसूस होती है। गैरी भी उन्हीं में से एक था, एक कुशल कारीगर, अपने काम में निपुण मगर अंग्रेजी भाषा में शून्य। उसे अंग्रेजी ना आने का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उसका काम बिना रुकावट के चल रहा था, धड़ल्ले से चल रहा था, मानो वो अपने हुनर से साबित करना चाहता हो कि बोलचाल की भाषा भले ही ना आती हो, पर मेहनत की जबान सब समझ लेते हैं। गैरी और उसकी बेटी की मुस्कान ने मुझे कई सारे प्रतीकों और उपमाओं से रूबरू करवाया था। उस बच्ची की खनकती हंसी और बेहद मासूमियत ने जैसे अनुवाद करने की कला को एक नया रंग दे दिया। मैं खो जाती शब्दों की मिठास और बालों की लटों में छुपे उसके अबोध चेहरे को देखती हुई। उस बच्ची के बालों से मुझे एकाएक ईर्ष्या हो गई थी। मैं अपने सीधे साधे बालों को घुंघराले करने के लिए बहुत प्रयास करती थी, मगर एक भी मुड़कर घुंघराला आकार ले ले, सारे सीधे सपाट, और वह किसी से बात करते हुए भी अपने बालों को खींचती रहती ताकि वे सीधे रहें। इस कदर जिद्दी बाल कि उसका हाथ हटते ही फिर से गोल गोल घूम जाते, हर 1 इंच पर एक सुंदर सा गोला। बालों की ये जिद ही नहीं
उसकी बातों की शैली भी कुछ ऐसी ही थी, बिना किसी सीध या दिशा के। समझने के लिए एक सिरे से दूसरे तक पहुंचने में कई मोड़ आते, शब्दों को कोई ठोस सतह ही न मिल पाती। लहराते बल खाते बालों ने सुंदर रूप तो दिया ही था उसे, तिस पर उसका भोलापन, जवान का मीठापन सोने पर सुहागा। बालों की लटे चेहरों पर अपना आधिपत्य जमाए रखती और उसी अंदाज में शब्दों की लटे मुखारबिंद से निसृत होती, जिन्हें समझाने में थोड़ा वक्त लग जाता। जवान की मिठास में शब्द ऐसे घुलते कि अर्थ का सिरा कभी कभी छूट जाता। ना समझ पाने की हंसी उसके होंठों पर ऐसी बनी रहती कि मानो वह स्वीकार कर रही हो। मैंने पूरी कोशिश की पर शायद समझ नहीं पाई। बड़ी चुनौती थी उस बच्ची के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा तक सही अर्थ पहुंचाने की। काम की तासीर समझने के लिए गैरी प्रतीक्षा करता अपनी बेटी की शब्दों की। मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश में असफल ही होता। उसके चेहरे के भावों और होठों की गतिविधियों को मैं कहाँ समझ पाती। उससे बात करते मुझे लगता मैं निरी अनपढ़ हूँ, बुद्धू ठेठ। PhD की डिग्री खिलखिलाने लगती, बहुत कोफत होती। जब किसी को बोलते हुए बस देख सको, समझ न सको, और तब कोई सर्टिफिकेट गारंटी नहीं देता कि तुम पढ़े लिखे हो। जब मैं क्यूबक सिटी गई थी तब उस कॉफ़ी शॉप के कैशियर को चम्मच शब्द नहीं समझा पाई थी। उसे सिर्फ फ्रेंच आती, मुझे हिंदी वाली अंग्रेजी। हालांकि कोशिश तो चम्मच की एक्टिंग करके समझा सकती थी, पर नहीं कर पाई। सारी की सारी योग्यता धरी की धरी रह गई। जब भी ऐसे मौके आते मैं बहुत असहाय महसूस करती। उस क्षण मेरी प्रोफेसरी का गुब्बारा एकदम फुस हो जाता। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ था। अनपढ़ होने के तमगे मुझे मिलते ही रहे हैं। हाँ, ऐसे मौके पर मुझे ये ज़रूर लगता कि होशियारी और चतुराई के बजाय नासमझ और भोला बनकर जीने में फ़ायदा ही फ़ायदा। जैसे गैरी था, अपनी मुस्कान का धनी। भाषा की बड़ी रुकावट को उसने अपने काम के बीच नहीं आने दिया। मुस्कान की ढाल से अपने से दूर रखा था। मेरे और उसके बीच जो भी बात होती कुछ पलों बाद समझ आती, जब बेटी अनुवाद की कला से उसे मुझ तक पहुंचाती। जब वह बताती कि गैरी ने क्या कहा, मेरी हंसी फूट पड़ती, क्योंकि गैरी ने कुछ मजाक वाली बात कही थी। टाइमिंग, जब हंसना चाहिए तब नहीं, बाद में। ट्यूबलाइट को मात देती मेरी हंसी गैरी की आंखों से आंखें मिलाती। वो मुस्कुरा देता। उसकी चिर परिचित मुस्कान मुझे भी संतोष देती। हमारे बीच संवाद का यही तरीका था। कोरियन उसकी मातृभाषा थी, मेरी हिंदी। मैं हिंदी मई अंग्रेजी बोलती, उसकी बेटी कोरियन मई अंग्रेजी। वो 2-3 साल पहले ही कोरिया से आए थे, इसलिए बेटी को भी भाषा में पूरी परिपक्वता नहीं थी। गैरी को सिर्फ कोरियन भाषा आती थी। हमारी पहली मुलाकात एक खास मकसद से हुई। मुझे अपने ऑफिस को नया लुक देना था। कांच का दरवाज़ा, कांच की खिड़कियाँ और कुछ ऐसे बदलाव जो मेरे कार्यालय को शाही रूप दे सके। अब मुश्किल ये थी कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि उस दीवार को तोड़कर वहाँ कांच का दरवाज़ा लगाना है। सारी व्यवस्था उसे करनी होगी, सामान लाना, फिटिंग करवाना। भीतर की चमकती दीवारों में बुक शेल्फ और शो केस भी लगवाने थे। कांच की पारदर्शिता और लकड़ी की गर्माहट के मेल से इस जगह को एक भव्य और आधुनिक रूप देना था। मैंने कहा, यह दीवार टूटेगी, कांच का चौड़ा दरवाज़ा लगेगा। बेटी ने मेरा वाक्य गैरी तक पहुंचाया। गैरी ने अपने हाथों से कुछ नापा और थम्स अप किया। उसकी निगाहें गोल गोल घूमती हर चीज का निरीक्षण कर रही थी। मैं कहती गई, ये शोकेस हटेगा, यहाँ बुक शेल्फ लगेगा, ये वो बहुत कुछ। और उसकी बेटी दोहराती गई। गैरी सिर हिलाता रहा।
सुनते समय उसकी मुस्कान गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिमाग में पूरा खाका बना रहा हो। बेटी को समझाने में मेरे पसीने छूट गए। डर था कि मेरे शब्दों का अर्थ उसके पिता तक पहुंचते पहुंचते कहीं बदल न जाए। गैरी समझा या नहीं, ये तो काम पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। इस तरह के जटिल कामों को, वो भी भाषाई पेचीदगियों के बीच, एक बार में समझना कतई आसान नहीं था। हमारा अनुबंध हो गया। उसने सामान लाने के लिए एक भी पैसा एडवांस नहीं लिया। मैं हैरान रही। उसके इस इनकार ने मेरा विश्वास जीत लिया था। शायद मेरी सौहार्दता ने उसका मुझ पर विश्वास कायम रखा था, वरना आज के ज़माने में कोई काम शुरू नहीं करता जब तक हाथों में हरे नोटों की गारंटी ना हो। मैंने उससे कहा, अंग्रेजी क्यों नहीं सीख लेती गैरी? बेटी ने मेरा सवाल उस तक पहुंचाया तो उसने कुछ इस तरह से सिर हिलाया कि जैसे कह रहा हो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, या मैं तो पुरानी दलदली ज़मीन हूँ, अब फसल की कोई उम्मीद नहीं, या शायद मेरी बेटी तो है। उसके सिर हिलाने से मेरे मन में कई अलग अलग अर्थ उभर कर आए। जो चाहो वही समझ लो। भाषाई रुकावटों के बीच आंख, कान, हाथ सारे अंग जैसे सक्रिय हो उठते, मानो सबकी जिम्मेवारी बन गई हो कि कहे गए शब्दों का मतलब किसी तरह दिमाग तक पहुंचा दिया जाए। गैरी के बिन बोले हुए बोल भी बहुत कुछ कह जाते थे, गोल मोल बोल। खैर, काम शुरू हो गया। वो कुछ कहे ना कहे पर थैंक यू कहना कभी नहीं भूलता। आते जाते मुस्कुराकर कहकर जाता। ऐसा लगता जैसे कोई कीमती शब्द मोती की तरह उसके मुंह से झर रहा हो। दिन भर में उन मोतियों से एक माला सी बन जाती। पानी, चाय, कोक जो भी हो, वो झुककर थैंक यू कहता। थैंक यू ही थैंक यू, जैसे झड़ी लग गई हो। पहली बार किसी के मुंह से इतना मीठा थैंक यू सुना था। शायद अपने मन के हर भाव को वो उसी एक शब्द में पिरो देता होगा। अर्धनिर्मित ऑफिस से ही मेरा काम तेजी से बढ़ने लगा था। इधर गैरी का काम खत्म होता गया और उधर मेरा काम दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। आज काम का आखिरी दिन था, बस थोड़ा बहुत टचअप बचा था। मैंने उसका चेक बनाकर तैयार भी रख लिया था। मैं दिन भर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। आखिरकार मैंने उसकी बेटी को फ़ोन लगाया, कोई जवाब नहीं मिला। दिल में एक डर समा गया था, कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना। आशंकाओं के बीच बार बार फ़ोन करती रही, मगर हर बार वही सन्नाटा। निश्चित ही कोई इमिग्रेशन की समस्या आ पड़ी होगी। यहाँ हर कोई आदमी अचानक गायब होता है तो अक्सर उसका यही मतलब होता है कि उसे अचानक देश छोड़ना पड़ा। पैसे देने की मेरी कुलबुलाहट निरंतर कचोट रही थी। अच्छा काम करने का मेहनताना देना ही था। गैरी की मेहनत के पैसे को मैं अपने पास कैसे रख सकती थी? लेकिन फ़ोन पर कोई खबर नहीं थी। न जाने क्या हुआ होगा। उसका चेक लिफाफे में पड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कहाँ था, कुछ पता नहीं चला। चिंता इसलिए भी ज़्यादा हो रही थी कि गैरी अब गैर नहीं रहा था। न जाने कैसे ये अपना बन गया था। अब तो उसकी बात करते हुए मैं अपना गैरी ही कहने लगी थी। वो नहीं आया, ना ही उसकी बेटी ने फ़ोन उठाया। न जाने क्या हुआ होगा, अपने देश चला गया होगा। तो भी पैसे भेजने के लिए एक संदेश तो दे ही सकता था, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आई। उसके और उसके परिवार के साथ कोई न कोई अनहोनी ज़रूर हुई होगी। लोग यूं ही अपना पैसा नहीं भूलते। किसी भी स्टोर में जाकर कार्ड लेने पर 25 सेंट का सिक्का डालना पड़ता है। जब कभी वो सिक्का बाहर नहीं निकलता तो लोग कार्ड को तब तक खींचते रहते हैं जब तक वो वापस ना मिल जाए। फिर ये तो $5000 की बात थी, उस मेहनती इंसान की खून पसीने की कमाई। समय गुजरते उस आउटडेटेड चेक का कोई अर्थ नहीं रह गया था। बस वो मुझे ये याद दिलाता कि गैरी के पैसे अभी भी मेरे पास है। कुछ दिन तक मैं उसके लिए बहुत परेशान रही। ऐसा लगता रहा कि जब तक वो आकर अपने पैसे नहीं ले जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा।
उसकी चिंता मुझे एक कांच की परछाई की तरह घेरे रहती, जैसे किसी पारदर्शी शीशे के भीतर एक कारीगर दरवाजा बना रहा हो और धीरे धीरे खुद उसी कांच में तब्दील हो जाए, और थोड़ी देर बाद उसी कांच के भीतर से उसकी मुस्कान मुझे राहत देती। कुछ इसी तरह से मैं उसे याद करती रही। शायद ये मेरे अपने घुंघराले बोल थे, ऐसे जो सिर्फ गैरी से जुड़े थे, जिन्हें मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता था। वैसे भी हमारे बीच की मौन बातचीत को सुनने का न किसी के पास वक्त था और न ही कोई ज़रूरत। जिस ऑफिस के कांच के दरवाजे और खिड़कियां मुझे निरंतर समृद्ध कर रहे थे, उन पर गाहे बगाहे गैरी का चेहरा उभर आता, और जब भी किसी के घुंघराले बाल दिखते मुझे उसकी बेटी की मुस्कान याद आ जाती। खैर, अब किसी के पास किसी एक से जुड़कर रहने का समय कहाँ, भूल जाना बहुत आसान था। मैं भी भूलने लगी। पैसे लौटाने की वो छटपटाहट भी वक्त के साथ फीकी पड़ती चली गई। नए ऑफिस ने मुझे बहुत कुछ दिया। उसे बनाने वाले गैरी के अलावा और कई लोगों को मैंने रोजगार देकर बड़ी राशि का भुगतान किया। सालों के अंतराल के बाद एक दिन सुबह सुबह वो अचानक प्रकट हुआ। ठीक से याद करूं तो लगभग 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे। पहले से थोड़ा शिथिल, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसके कंधों पर एक प्यारी सी बच्ची बैठी हुई थी, कोई 4-5 साल की होगी। उसके घुंघराले बाल लहराते हुए बार बार उसके चेहरे पर आ जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी बेटी के हुआ करते थे। इस बात को पक्का करते कि वो उसकी बेटी की बेटी है, उसके कंधों पर बैठी वो बच्ची अस्फुट स्वर में बोलने जा रही थी और वो हाँ में गर्दन हिला रहा था। वो बच्ची से कुछ कह रहा था और बच्ची वही बात मुझे दोहराती जा रही थी। उन दोनों की इस चहचहाट से मैं इतना जरूर समझ गई कि कोरिया में था, अब लौट आया है। और इसकी मम्मी कहाँ है? नन्ही ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी मम्मी घर पर है। वह, तुम्हें तो अंग्रेजी आती है? क्या तुम्हारे ग्रैंड पा को भी? मैं अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि वो झट से बोल गई, ग्रैंड पा स्कूल नहीं जाते, मैं स्कूल जाती हूँ। और मस्ती में खिलखिला के हंस पड़ी। नन्ही कोमल कोमपल नवजात धूप सी जैसे पूरी दुनिया को रोशनी दे रही हो। गैरी के चेहरे पर विराजित चिरस्थायी वही मुस्कान मुझे पिछली सारी बातें याद दिला गई। ऐसा लगा मानो तन मन के कोर कोर से टपकती और अभिभूत करती वो मुस्कान उसकी पूंजी हो। इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई होगी उसे, और यही अमूल्य पूंजी अगली पीढ़ी को विरासत में दे रहा था गैरी। बेटी को चेहरों की खिलखिलाती सौगात। मैंने जब चेक लिखकर लिफाफा उस छोटी बच्ची को थमाया तो उसने उसी प्यारे लहजे में कहा, थैंक यू। साथ ही गैरी ने भी। आंखों में विनम्रता थी, स्वर में दिल से निकली कृतज्ञता। वह थैंक यू देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। उन चंद पलों ने मेरी आंखों में बहुत कुछ याद किया था। अस्तांचलगामी सूरज के कंधों पर उदय चलगामी सूरज को देखने का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। प्रिय श्रोताओं, ये थी हंसादीप की कहानी घुंघराले बोल। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।